एक खूबसूरत जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। वहां हर तरह के प्यारे जानवर रहते थे। बंदर, हिरन, तोता और एक मोटा सा हाथी का बच्चा मोटू, और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा चूहा छोटू। मोटू और छोटू दोनों एकदम अलग थे, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, मगर उनकी दोस्ती सबसे गहरी थी। दोनों हर वक्त साथ खेलते, हंसते और जंगल की छोटी बड़ी मुसीबतों में सबकी मदद करते। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी। जहां से वो लकीर गुजरी, वहां के पेड़ पौधे सूखने लगे और जानवर डर के मारे दूर भागने लगे। उल्लू मास्टर ने कहा, ये जादू की लकीर है, इसके उस पार सिर्फ वही जा सकता है जिसमें हिम्मत हो। मोटू थोड़ा घबराया, लेकिन छोटू ने कहा, मोटू तू बड़ा है, मैं छोटा हूं, लेकिन अगर हम साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। लकीर के उस पार अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और हर पेड़ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मोटू ने छोटू को अपनी पीठ पर बिठाया और बोला, डर लग रहा है, मगर हम डर के आगे नहीं रुकेंगे। अचानक अंधेरे में उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखीं। एक काला बिल्ली उन पर नजर गड़ाए बैठा था। बिल्ली बोला, अगर ईमानदारी से जवाब दोगे तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास एक रोटी हो और दो भूखे दोस्त हों तो क्या करोगे? मोटू ने जवाब दिया, मैं रोटी को दो हिस्सों में बांटूंगा और तीसरा हिस्सा उनके साथ बैठकर उनकी खुशी में शामिल हो जाऊंगा। बिल्ली मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे दिल साफ हैं, आगे बढ़ो। अगले मोड़ पर एक तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ था। वो बोला, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो अपने दोस्त के लिए जान देने को तैयार हो। उसने छोटू को अपने पंजे में पकड़ लिया। मोटू चीखा, उसे छोड़ दो, मैं उसकी जगह लेने को तैयार हूं। मगरमच्छ हंस पड़ा, वाह, तुम दोनों की दोस्ती वाकई में खास है। तुम पास हो, जाओ, जादू का फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जंगल के सबसे अंदर एक नीला सा फूल था जो रोशनी फैला रहा था। उल्लू मास्टर ने पहले ही कहा था, जिस दिन कोई सच्ची दोस्ती और हिम्मत के साथ इस फूल को छू लेगा, उस दिन जंगल से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जब मोटू और छोटू ने जादू का फूल छुआ तो पूरा जंगल चमकने लगा, मगर उसी वक्त एक जख्मी मुर्गी दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे जंगल के दूसरे हिस्से से भागकर आना पड़ा। वहां एक पुराना शैतानी दरख्त जाग गया है, उसकी जड़ों ने सब कुछ जकड़ लिया है। उल्लू मास्टर घबरा कर बोले, वो तो हजारों साल पुराना है, अगर वो जाग गया है तो पूरा जंगल खतरे में है। मोटू ने छोटू की तरफ देखा और सिर हिलाया। छोटू, एक और मिशन शुरू करना पड़ेगा। उधर जाने के लिए उन्हें आग के किनारे से गुजरना पड़ा। जमीन गर्म थी, धुआं भरा हुआ था। उस रास्ते पर एक बूढ़ा कछुआ रहता था, नाम था ककरम। ककरम बोला, ये रास्ता सिर्फ वही पार कर सकता है जिसके दिल में लालच न हो। उसने ललचाने वाली बात कही, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकता हूं, बस जंगल बचाने का इरादा छोड़ दो। मोटू और छोटू ने तुरंत जवाब दिया, हम किसी लालच के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए आए हैं। ककरम मुस्कुराया, तुमने सही रास्ता चुना है, आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, जाओ। आगे एक बड़ा तालाब था जिसमें से एक नाग रानी निकली। उसकी आंखें लाल थीं और वो बहुत गुस्से में थी। तुम वही हो ना जो जंगल की जड़ों को छूकर आए हो? तुमने मेरे सपनों का फूल चुरा लिया। छोटू ने कहा, नाग रानी, हमने तो सिर्फ जादू का फूल लिया था, जंगल को बचाने के लिए। नाग रानी ने एक दिल की रोशनी का इम्तिहान लिया। उसने मोटू और छोटू के दिलों में झांका। वहां उसे दिखा एक चमकदार दोस्ती, एक सच्चा इरादा और एक मासूम जज्बा। नाग रानी बोली, मैं तुमसे माफी चाहती हूं, तुम दोनों जंगल के असली रक्षक हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब वो शैतानी दरख्त सामने था, उसकी शाखें हवा में लहरा रही थीं और जमीन से काली धुंध निकल रही थी। दरख्त गरज कर बोला, तुम बच्चे मुझे नहीं रोक सकते, मैं सब निगल जाऊंगा। मोटू ने दिल की ताकत से कहा, तू अंधेरा है, लेकिन हम दोस्ती, रोशनी और ईमानदारी की ताकत लेकर आए हैं। छोटू ने बांसुरी निकाली जो नाग रानी ने दी थी और बजाना शुरू किया। जैसे ही धुन हवा में फैली, दरख्त की जड़ें कांपने लगीं। दरख्त चिल्लाया,
ये रोशनी मुझे जला रही है। फिर एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पूरा जंगल एक नई रोशनी में जागा। जहां पहले काली जमीन थी, वहां अब हरे भरे पेड़ उग आए थे। पंछी गुनगुना रहे थे। सब जानवरों ने मोटू और छोटू को सलाम किया। उल्लू मास्टर ने सब बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अगर तुम कभी डर जाओ या कमजोर महसूस करो तो मोटू और छोटू की कहानी याद रखना। दोस्ती, हिम्मत और ईमानदारी हर मुश्किल का हल होती है। अब मोटू और छोटू सिर्फ जंगल के दोस्त नहीं थे, बल्कि हरियाली वन के योद्धा बन चुके थे। उनके नाम पर एक नया स्कूल बनाया गया, मोटू छोटू जंगल एकेडमी, जहां सबको सिखाया जाता है, कभी डरो मत, कभी झुको मत, कभी अपना सच मत छुपाओ। सीख, मॉरल, ईमानदारी की रोशनी कभी छुप नहीं सकती। शांत और हरियाली से भरे गांव में, जहां हवा ताजी थी और घास हरी भरी, वहां एक छोटी चप्पल मुर्गी रहती थी, जिसे सब छोटी लाल मुर्गी कहते थे। उसकी आंखें चमकीली, कमर लाल और पर सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसका घर जंगल के किनारे एक प्यारा सा छोटा सा मकान था, जिसके पास एक सुंदर बगीचा, एक छोटी झोपड़ी और घर तक पहुंचने वाला साफ सुथरा रास्ता था। उस क्षेत्र के कई जानवरों से अलग छोटी लाल मुर्गी अपनी मेहनत के लिए जानी जाती थी। हर दिन वह सुबह सूरज उगते ही उठती, अपना घर साफ करती, पौधों को पानी देती और अपने काम खुशी खुशी और ऊर्जा के साथ करती। एक धूप भरी सुबह, जब वह अपने बगीचे के पीछे पुराने बाड़े के पास जमीन में तिनकियां चुन रही थी, उसका चोंच कुछ कठोर और छोटा सा चीज से टकराया। उसने सिर हिलाकर देखा तो वह एक सुनहरी गेहूं का दाना था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अरे वाह, उसने कहा, कितना सुंदर गेहूं का दाना। मैं इसे बो सकूंगी और भी गेहूं उगा सकूंगी। फिर मैं आटा बना सकूंगी और उस आटे से ताजा रोटी बना सकूंगी। यह सोचकर वह बहुत उत्साहित हुई और अपने पड़ोसियों के पास गई। आलसी कुत्ता, सोया हुआ बिल्ली और शोर मचाने वाली बतख, वे उसके दोस्त थे, लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा काम पसंद नहीं करता था। कौन मेरी मदद करेगा इस गेहूं के दाने को बोने में? उसने खुशी से पूछा। मैं नहीं, कुत्ते ने भूंकते हुए कहा और घास में लौटा। मैं नहीं, बिल्ली ने म्याऊं किया और अपनी पीठ फैलाई। मैं नहीं, बतख ने कहा और अपने पंख फड़फड़ाए। तो मैं खुद ही करूंगी, छोटी लाल मुर्गी ने दृढ़ता से कहा, और उसने किया भी। कुछ दिन बीते। छोटी लाल मुर्गी ने उस जगह को पानी दिया जहां उसने दाना बोया था। उसने वहां खरपतवार हटाए और धूप भी पूरी पहुंचती रही। जल्द ही एक हरा अंकुर उग आया, जो आसमान की ओर बढ़ रहा था। छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई। जैसे जैसे अंकुर लंबा होकर गेहूं के डंठल में बदल गया, वह फिर से अपने पड़ोसियों के पास गई। गेहूं बढ़ रहा है, कौन मेरी मदद करेगा इसे पानी देने और संभालने में? मैं नहीं, कुत्ता ने अपनी पूंछ के पीछे भागते हुए कहा। मैं नहीं, बिल्ली ने धूप में बैठकर कहा। मैं नहीं, बतख तालाब में तैरती हुई बोली। तो मैं खुद ही करूंगी, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, और उसने किया भी। गर्मी के अंत तक गेहूं लंबा और सुनहरा हो गया था। इसके सिर पर दाने भारी थे और यह हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। छोटी लाल मुर्गी जानती थी कि कटाई का समय आ गया है। वह फिर से अपने पड़ोसियों के पास गई। गेहूं तैयार है, कौन मेरी मदद करेगा इसे काटने में? मैं नहीं, कुत्ता बोला। वह छांव में हड्डी के साथ पड़ा था। मैं नहीं, बिल्ली ने कहा। वह अपनी पूंछ संवार रही थी। मैं नहीं, बतख बोली। वह आराम से तालाब में तैर रही थी। तो मैं खुद ही करूंगी, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, और उसने किया भी। उसने हर डंठल को काटा, उन्हें बांधा और कई बार गेहूं को घर तक ले गई। उसके पैर थके हुए थे और उसके पंख दर्द कर रहे थे, लेकिन वह अपनी मेहनत पर गर्व कर रही थी। अब जब गेहूं कट चुका था, उसे आटे में पीसना था। इसके लिए जंगल के किनारे एक पुरानी चक्की तक जाना पड़ता था। एक ऐसी जगह है जहां कई जानवर जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक हवा की परी रहती थी। लेकिन छोटी लाल मुर्गी को डर नहीं था। वह मानती थी कि अगर उसने मेहनत की है और उसका दिल साफ है, तो कोई परी उसे परेशान नहीं करेगी। तो वह चल पड़ी, एक लकड़ी की छोटी गाड़ी खींचते हुए, जो गेहूं से भरी हुई थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और लंबा था।
रास्ते में उसने एक बुजुर्ग उल्लू से मुलाकात की जो पेड़ पर बैठा था। कहाँ जा रही हो लाल मुर्गी? उल्लू ने पूछा। चक्की पर, उसने कहा। यह गेहूं आटे में पीसने। उल्लू ने सिर हिलाया। हवा की परी से सावधान रहना, वह रास्ते में आने वालों के दिल की परीक्षा लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल सच्चा है। छोटी लाल मुर्गी ने उल्लू का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। चक्की पर पहुंचते ही अचानक हवा चली। हवा ने चमकदार आकृति बनाई। हवा की परी। तुम बहुत दूर से आई हो छोटी लाल मुर्गी, परी ने कहा। क्या तुम लेने आई हो या देने? मैं काम करने आई हूं, मुर्गी ने कहा। मैंने यह गेहूं बोया, पानी दिया और काटा। अब मैं इसे आटे में पीसना चाहती हूं। हवा की परी मुस्कुराई। तो तुम अंदर आ सकती हो। चक्की के अंदर पहिए जादुई तरीके से घूम रहे थे। छोटी लाल मुर्गी ने गेहूं को चक्की में डाला और जल्दी ही उसके पास नरम सफेद आटे के थैले थे। जैसे ही छोटी लाल मुर्गी घर लौटने लगी, आसमान में बादल घने हो गए। हवा तेज हुई, बारिश होने लगी। रास्ता कीचड़ से भर गया और उसकी गाड़ी फंस गई। वह धक्का देती रही, पर उसके पंख गीले हो गए और पैर फिसल रहे थे। जैसे ही वह हार मानने लगी, एक आवाज आई। मदद चाहिए? कुत्ते ने कहा। और पंजा? बिल्ली ने कहा। और पंख? बतख ने जोड़ा। छोटी लाल मुर्गी ने आश्चर्य से उन्हें देखा। हमने तूफान देखा, कुत्ते ने कहा, और हमें एहसास हुआ हम स्वार्थी थे। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। सभी ने मिलकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला और एक पेड़ के नीचे तूफान के गुजरने तक छुप गए। सूरज निकलते ही वे साथ में घर चले। मुर्गी के घर वापस छोटी लाल मुर्गी ने काम शुरू किया। उसने आटे में पानी, नमक और खमीर मिलाया। कुत्ते ने चूल्हे के लिए लकड़ी लाई, बिल्ली ने आटा गूंथा और बतख ने कुएं से पानी लाया। रोटी पकने की खुशबू चारों ओर फैल गई। जब रोटी तैयार हुई तो वह सुनहरी और भाप से भरी थी। वे सब एक साथ मेज के चारों ओर बैठे। मैंने यह रोटी अपने 2 पंखों से बनाई है, मुर्गी मुस्कुराई। मेयोविल के रंगीन और धूप से भरे शहर में, जहां हर छत आराम करने की जगह थी और हर गली में रहस्य छुपे थे, एक ऐसी बिल्ली रहती थी जो किसी और जैसी नहीं थी। उसका नाम बस बिल्ली था। उसकी खाल इतनी मुलायम और धूसर थी कि वह चांदनी की तरह चमकती थी। लेकिन खास बात उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि उसकी असीम जिज्ञासा और उसकी कॉलर पर लगी एक छोटी सुनहरी घंटी थी जो हर कदम पर बजती थी, जिसकी आवाज पूरे शहर में बहुत पसंद की जाती थी। बिल्ली एक बूढ़े चित्रकार मिस्टर टिब्बिन्स के साथ रहती थी, जिनका कॉटेज उतना ही अनोखा था जितना वे स्वयं। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थीं और बगीचे में लैवेंडर और सूरजमुखी के फूल खिले हुए थे। मिस्टर टिब्बिन्स अक्सर कहते, तुम सिर्फ बिल्ली नहीं हो, तुम एक ऐसी कहानी हो जो अभी शुरू होने वाली है। एक दिन बारिश के दौरान जब बिल्ली अटारी में घूम रहा था, उसे एक पुरानी चमड़े की थैली मिली। उसके अंदर एक पुराना नक्शा था, दूर देश फेलिनारा का, जहां कहा जाता था कि बिल्ली राजा होती हैं, जहाज चलाती हैं और यहां तक कि उड़ती भी हैं। और उसी पल बिल्ली की यात्रा शुरू हो गई। अगली सुबह बिल्ली ने नक्शा अपने पास रखा, जो मिस्टर टिब्बिन्स का तोहफा था, और निकल पड़ा। लोग उसे विदा करते हुए खुश थे। सब्जी विक्रेता की बेटी ने उसे मछली की पाई दी और पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसे एक कंपास दिया जो केवल साहसिक दिशा दिखाता था। व्हिस्परिंग वुड्स पहुंचने से पहले बिल्ली की मुलाकात एक शर्मीली गिलहरी से हुई जिसका नाम टिली था। कहते हैं फेलिनारा वह जगह है जहां सपने साकार होते हैं। वह चहकते हुए उसके साथ चल पड़ी। जल्द ही उनके समूह में एक घमंडी ओपेरा गाने वाला मेंढक ग्रेगरी और एक छोटा ड्रैगन पफ भी शामिल हो गया जो चमकीली छींके मारता था। वे सभी मिलकर एक किंवदंती का हिस्सा बन गए। उस प्राचीन जंगल में उनके दिलों की परीक्षा हुई। बिल्ली ने मेयोविल को जलता हुआ देखा, टिली ने खुद को भुलाया हुआ महसूस किया और पफ अपने साये से डरा। लेकिन हाथ में हाथ, पंजा में पंजा और नाखून में नाखून डालकर वे अपने डर का सामना करते हुए जंगल से बाहर निकले। जंगल ने फुसफुसाया, शाबाश यात्रियों। निम्बस नाम के एक आकाशी व्हेल की मदद से वे फेलिनारा के तैरते हुए द्वीपों तक पहुंचे। ऐसी जगह जहां बिल्ली के योद्धा, गुनगुनाते हुए पुस्तकालय और ऊन के पेड़ थे।
बिल्ली ने जाना कि ये पुराने फेलिनारा के टुकड़े हैं जो बड़ी बिल्ली की नींद के बाद बिखर गए थे, जो 100 साल तक चली। राजधानी में बिल्ली की मुलाकात रानी मेओवलिना से हुई, जिन्होंने एक भविष्यवाणी सुनाई। एक चांदी सी चमकदार बिल्ली जिसके गले में सुनहरी घंटी हो फेलिनारा को फिर से जोड़ेगी, पर पहले उसे सन्नाटा का साया नाम की उस जीव से लड़ना था जो आवाजें और सपने चुराता था। रानी ने उसे क्लोक ऑफ कैटिट्यूड दिया जो कहानियों के बालों से बुना गया था, और एक इच्छा जो रेशमी धागे से बंधी थी। सन्नाटे के पहाड़ों के दिल में साया एक अनाकृति विशाल जीव के रूप में प्रकट हुआ जो भूले हुए सपनों से बना था। बिल्ली की घंटी बज उठी, पफ की छींक ने गुफा को रोशन किया, टिली ने पहेलियां कही और ग्रेगरी ने सन्नाटे से भी ज्यादा जोर से गाया। आखिरकार बिल्ली ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि साये को एक सपना देने के लिए। वह जीव नरम पड़ गया और एक सोया हुआ छोटा बिल्ली का बच्चा बन गया जो अब भूली हुई कहानियों का शांतिपूर्ण रक्षक था। फेलिनारा फिर से पूरा हो गया, द्वीप नीचे आए, गीत लौटे, भविष्यवाणी पूरी हुई। बिल्ली और उसके दोस्त नायकों के रूप में मनाए गए, पर बिल्ली मिस्टर टिब्बिन्स और मेओविल की शांत जादू को याद करता था। गले लगाते, हंसते और फिर आने का वादा करते हुए बिल्ली निम्बस की पीठ पर बैठकर घर लौटा। मिस्टर टिब्बिन्स ने उसे आंसुओं भरी आंखों से स्वागत किया और उसकी यात्रा का चित्र अटारी की दीवार पर बनाया। ड्रैगन, तैरते द्वीप और एक बिल्ली जिसके गले में सुनहरी घंटी थी। और हर शाम जब सूरज डूबता, बिल्ली खिड़की के पास बैठता, उसकी घंटी धीरे से बजती। अब नई यात्रा की तलाश में नहीं बल्कि शुक्रगुजार कि उसने एक यात्रा जिया। धुंधले पहाड़ों और पुराने जंगलों के बीच बसा एक शांत गांव था, एल्म्सवुड। उसी गांव में एक जिज्ञासु और होशियार लड़का रहता था, मैक्स। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में मशगूल रहते थे, वहीं मैक्स टूटी घड़ियां ठीक करता, पुरानी किताबें पढ़ता और गांव वालों की परेशानियों के हल ढूंढा करता। गांव के सब लोग उसकी अक्लमंदी की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी तसव्वुराती बातों पर हंसते भी थे। फिर से एक और रहस्य वाली किताब? हलवाई मुस्कुराता। तू एक दिन जादू जरूर ढूंढ लेगा, डाकिया हंसते हुए कहता। लेकिन मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे उन चीजों पर यकीन था जिन्हें बाकी लोग सिर्फ कहानियां मानते थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज जंगल के पीछे डूब रहा था, मैक्स जंगल की तरफ चला गया, मिसेस विलो के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेने। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, उसने एक बूढ़े आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। आप ठीक हैं? मैक्स ने पूछा और अपनी पानी की बोतल आगे कर दी। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। शुक्रिया बच्चे, मैं मूनलाइट लेक की तलाश में था। वो असली है, मैं जानता हूं। मैक्स की आंखें चमक उठीं। मूनलाइट लेक? वो झील जो सिर्फ पूनम की रात दिखती है? मैंने पिछले साल एक किताब में पढ़ा था। कहते हैं उसकी पानी हर जख्म भर देता है और भूली यादें भी लौटा देता है। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, सब कहते हैं ये बस एक कहानी है, लेकिन मैं सालों से सुराग ढूंढ रहा हूं। अब लगता है मंजिल पास है, पर मैं अकेला नहीं कर सकता। मैक्स ने बिना सोचे कहा, तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसी रात मैक्स ने अपना बैग तैयार किया। एक टॉर्च, एक नोटबुक, एक कंपास, एक सैंडविच, पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा जो उसे छिपी दुनिया की कहानियां नाम की किताब में मिला था। आधी रात को जब आसमान तारों से भरा था और पूरा चांद चमक रहा था, मैक्स उस बूढ़े आदमी से जंगल के किनारे मिला। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, पेड़ हर झोंके के साथ कुछ फुसफुसाते से लगे। रास्ते में अजीब आकृतियां, उलझे रास्ते और हल्की नीली रोशनी बिखेरी हुई चीजें दिखीं। मैक्स सब कुछ नोट करता गया। कई घंटे चलने के बाद वो एक जगह पहुंचे जहां बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था, गार्डियन स्टोन। ये तो वही निशान है, मैक्स ने नोटबुक दिखाते हुए कहा। मैक्स थे पत्थर पर एक चांद का निशान बना था और उसके नीचे पानी की एक बूंद। मैक्स ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, जमीन हिलने लगी। पत्थर दो हिस्सों में बंटा
और एक छिपी हुई सीढ़ी प्रकट हुई। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर एक चमकती हुई गुफा में पहुंचे। दीवारें हरे रंग की रोशनी से दमक रही थीं। हर कदम के साथ आवाजें गूंजती थीं। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मूनलाइट के रास्ते पर आया है? मैक्स ने साहस से जवाब दिया, मैं मैक्स एल्म्सवुड का और एक सच्चाई की तलाश में दोस्त। आवाज बोली, तो 3 इम्तिहानों का सामना करो, दिल, दिमाग और हिम्मत। अचानक 3 चमकते दरवाजे सामने आ गए। मैक्स ने सबसे पहले दिल वाला दरवाजा चुना। दिल की परीक्षा। कमरे में एक घायल भेड़िया बच्चा अपनी बेहोश मां के पास रो रहा था। एक आवाज आई, बच्चे को बचाओ और निकल जाओ, या मां को बचाओ और वक्त गनवाओ। मैक्स ने देर की पर मां को जड़ी बूटियों से ठीक किया। तभी पूरा कमरा रोशनी से भर गया और भेड़िए गायब हो गए। जमीन पर एक सुनहरा पंख रह गया। दिमाग की परीक्षा। अब मैक्स एक उड़ती किताबों वाली लाइब्रेरी में पहुंचा। आवाजें गूंज रही थीं, मैं जिंदा नहीं फिर भी बढ़ता हूं, फेफड़े नहीं फिर भी हवा चाहिए, मैं क्या हूं? मैक्स ने कहा, आग। तुरंत किताबें ताली बजाने लगीं। 3 और पहेलियां हल करने के बाद उसे एक चमकती स्याही की शीशी मिली। हिम्मत की परीक्षा। इस कमरे में अंधेरे साए थे। एक भयानक जीव सामने आया, आधा शेर आधा नाग। भाग जाओ तो बच जाओगे, सामना करो तो अपनी तकदीर जान पाओगे, वो गुर्राया। मैक्स ने कहा, मैं लड़ाई मुट्ठियों से नहीं, अक्ल से करता हूं। उसने देखा कि वह जीव रोशनी से डर रहा था। उसने अपनी टॉर्च को गोल गोल घुमाया। जीव धुएं में बदल गया और एक क्रिस्टल ढाल जमीन पर आ गिरी। अब तीनों निशान, पंख, स्याही की शीशी और ढाल मैक्स के बैग से निकलकर एक सुनहरे दरवाजे को खोलने लगे। वो दोनों भीतर गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने था मूनलाइट लेक। झील चांदनी की तरह चमक रही थी। उसकी सतह पर तारे जैसे झिलमिलाते थे। झील के बीचों बीच एक बड़ा क्रिस्टल हवा में चमक रहा था। बूढ़ा आदमी झील में गया। पानी उसके चारों तरफ चमकने लगा। उसकी झुर्रियां गायब हो गईं, कमर सीधी हो गई। वो 40 साल जवान लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा नाम एलियास है। मैं कभी इस झील का रक्षक था, लेकिन एक श्राप ने मुझे भुला दिया। शुक्रिया मैक्स। फिर क्रिस्टल धीरे से मैक्स की तरफ आया और एक आवाज आई, मैक्स ऑफ एल्म्सवुड, तेरा दिल नेक है, दिमाग तेज और हिम्मत सच्ची। ये हिकमत का पत्थर स्वीकार कर। इसे शोहरत के लिए नहीं, मकसद के लिए इस्तेमाल कर। वो पत्थर मैक्स की हथेली में आ गया, नीली रोशनी में चमकता हुआ। जब वो गुफा से बाहर आए, सूरज निकल चुका था। वो गांव लौटे और एलियास ने सबको अपनी कहानी सुनाई। शुरू में सब हंसे, लेकिन जैसे ही एलियास का जवान चेहरा और मैक्स का चमकता पत्थर देखा, सब चुप हो गए। अब गांव बदल गया। लोग फिर से यकीन करने लगे, कहानियों पर, ख्वाबों पर और अच्छाई पर। मैक्स अब मैक्स बहादुर के नाम से जाना जाने लगा और एलियास उसके साथ रहने लगा, उसे छुपी दुनिया, जादू और ज्ञान की सीख देने के लिए। और कभी कभी जब पूनम की रात आती, मैक्स बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था मूनलाइट लेक अब भी वहां था। एक दूर दराज, एक खूबसूरत घाटी में ड्रीमलैंड नाम का एक गांव था। यह गांव रंगों, खुशबुओं और चमत्कारों से भरा हुआ था। बच्चे, जानवर और पक्षी सभी खुशी खुशी रहते थे, खेलते, हंसते, गाते और सपने देखते। इस गांव में एक अजीब और जादुई जीव रहता था, एक मोर। लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह न तो सिर्फ पक्षी था, न जानवर, न इंसान। वह कुछ बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं और उसकी लंबी पूंछ हर संभव रंगों से झिलमिलाती थी। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी और जहां भी वह जाता, एक प्यारी खुशबू उसके साथ चलती। मोर का दिल बड़ा था। उसका सबसे बड़ा सपना था दूसरों की इच्छाएं पूरी करना, लेकिन उसे नहीं पता था कि इच्छाओं को कैसे सच किया जाए। दिन रात वह इस बारे में सोचता रहता। वह गांव के बुजुर्गों से पूछता, किताबें पढ़ता और यहां तक कि चांद से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जवाब एक ही होता, जो अपनी खुद की इच्छा का बलिदान करता है,
वही दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकता है। एक दिन जंगल के किनारे खेलते हुए उसे एक पुराना सोने का कंपास मिला। उस पर रहस्यमय चिन्ह बने थे। जैसे ही मोर ने उसे छुआ, कंपास चमकने लगा और जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा करने लगा। उस पर चमकते हुए शब्द लिखे थे, इच्छाओं का जंगल, जहां सपने सच होते हैं। मोर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया हो। बिना देर किए वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। वह अपनी दादी के पास गया आशीर्वाद लेने। दादी ने उसका सिर हाथ से छुआ और कहा, बेटा, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन तेरा दिल सच्चा है। जा और अपनी आत्मा में प्रकाश लेकर चल। मोर ने कुछ बिस्कुट, पानी की एक बोतल और अपनी सबसे कीमती चीज, एक छोटा चांदी का घंटा जो उसकी दादी ने दिया था, पैक किया। उसकी घंटी की आवाज शांति देती थी, जैसे डर को दूर भगाए। वह चलता रहा जब तक वह जंगल के किनारे तक पहुंचा। लेकिन यह जंगल ड्रीमलैंड के किसी भी जंगल से अलग था। पेड़ों की शाखाएं नीली और बैंगनी थीं और पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें तारे हों। पक्षी अजीब भाषाओं में चहक रहे थे और जमीन के नीचे से हल्की संगीत जैसी आवाजें आ रही थीं। चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। फिर एक इच्छाओं का खोजी आया है। देखते हैं वह सच्चा है या झूठा। मोर ने सावधानी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा था। हर कदम पर पेड़ रास्ता खोलते चले गए। उसे पता था यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह जगह उसके दिल की सच्चाई की परीक्षा लेगी। कुछ देर चलने के बाद मोर एक चमकदार नीली झील के पास पहुंचा। पानी इतना साफ था कि वह शीशे जैसा दिख रहा था। जब उसने उसमें देखा तो अपनी आंखों में एक चमक देखी, लेकिन एक छुपा हुआ डर भी था। अगर मैं असफल हो जाऊं तो? अचानक झील से 3 छोटे परियां उभरी। उनके पंख चमक रहे थे और उनके चेहरे कोमल लेकिन गंभीर थे। उन्होंने पूछा, मोर, तुम यहां क्यों आए हो? मोर ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं दूसरों की इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहा, तो तुम्हें 3 होशियार परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा है इस झील को बिना पानी हिलाए पार करना। मोर ने झील का ध्यान से अवलोकन किया। उसने किनारों के पास छोटे छोटे पत्थर देखे। ध्यान से वह पत्थर पत्थर कूदते हुए झील पार करने लगा, अपनी रंगीन पूंछ से संतुलन बनाते हुए। जब वह आखिरी पत्थर पर पहुंचा, उसका पैर फिसला, लेकिन दादी की घंटी सॉफ्टली बज उठी और उसकी आवाज ने उसे ताकत दी। वह खुद को संभाला और झील पार कर गया। परियां मुस्काईं, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। तुमने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल किया। मोर ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल के भीतर उसे पता था, असली यात्रा अब भी शुरू हुई है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।